मैं प्रास्ता सिंह एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के सारी यूनिट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगी। आज की यूनिट है यूनिट 10, जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैग भी बोला जाता है। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। कैग को भाग 5 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक। और 1866 नहीं, भारत में पहली बार 1858 में स्थापित किया गया। भारत में पहली बार महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। 1866 में नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया। ठीक है। और 1884 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में पुनः नामित किया गया। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रक से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। 1935 में संघीय ढांचों में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसे प्रावधानित किया गया। किसे? तो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया। अब नियंत्रक और महालेखक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले हो। और यह एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन किया गया है। और केंद्र ने अधिनियम 1971 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है। और वर्ष 1976 में अधिनियम 1971 में संशोधन कर जो नियंत्रक महालेखक को कार्य सौंपा गया था उससे मुक्त कर दिया। ठीक है। और हटाने की जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति के द्वारा उसी तरीके से हटाई जाती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। और त्यागपत्र नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इनमें संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं? तो अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें हैं। अनुच्छेद 149 के तहत कैग के कार्य व शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 150 के तहत संघ व राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना। और अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन है। यहाँ पे अंकेक्षण प्रतिवेदन से तात्पर्य संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। ठीक है। तो ये अंकेक्षण प्रतिवेदन का मतलब यही होता है। और तीसरी अनुसूची की धारा 4 में कैग की शपथ के बारे में बताया गया। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश में महालेखाकार एक महत्वपूर्ण वित्त संबंधी प्राधिकारी होता है और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में 1985 में हुई थी और प्रधान कार्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया था तथा उप कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया था। ठीक है। और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव थे और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है। और अब इनकी कार्य एवं शक्ति देखते हैं। तो कार्य भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि में हुए खर्च का परीक्षण करता है। और रिपोर्ट केंद्र के द्वारा अगर कोई भी प्रतिवेदन संचित निधि से कार्य किए गए हैं तो उससे वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य में जो भी राज्य से संबंधित सभी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है।
यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता रही हूँ। कैग भारत की आकस्मिक निधि, सार्वजनिक खाते, राज्यों की आकस्मिक निधि, सार्वजनिक खातों में हुए खर्च का परीक्षण करता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, बैलेंस शीट, अतिरिक्त खातों का परीक्षण करना होता है। और आवश्यक होने पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों आदि का आय व्यय का परीक्षण करता है। ठीक है। और जो क्रम संसद के दोनों सदनों के समक्ष और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है, वह सारी रिपोर्टें अगर केंद्र से संबंधित है तो केंद्र राष्ट्रपति को, और राज्य से संबंधित है राज्यपाल को सौंपी जाती है। ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल और बता रही हूँ। आर्टिकल 148(3) के तहत कैग का जो वेतन है, अन्य सेवा शर्तें हैं, संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और जो वेतन अधिकार हैं, छुट्टियां हैं, पेंशन है, सेवानिवृत्ति आयु है, जो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। और आर्टिकल 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण करने का पात्र नहीं होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 148(6) के तहत जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक है के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्तों, पेंशन जो भी हैं भारत की संचित निधि पर भारित की जाती है। ठीक है। सारे और ये कैग से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं डिस्कशन कर दी हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। ओके, थैंक यू।